गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हम आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को देख रहे होंगे और हम आपके कमेंट के हिसाब से पार्ट बाय पार्ट वीडियो बना के डालते जाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे ये दर्पण। क्लास 10 में हम लोगों को फिजिक्स का फर्स्ट लेसन में दर्पण पढ़ना होता है। ये दर्पण क्या है और उसका प्रयोग क्या होता है, आज हम इसे भली भांति समझेंगे कि दर्पण क्या है। आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे ये दर्पण क्या होता है। तो हम पाते हैं कि मुख्य रूप से दर्पण दो प्रकार की होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, तो आज हमारी क्लास यही दर्पण पे सिर्फ फोकस करेगी। दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार की होती है, दर्पण में कहाँ प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, आकृति कैसे होती है। आज हम इसे बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानें कि दर्पण का पहचान कैसे करेंगे। तो मुख्य रूप से समतल दर्पण का पहचान सिंपल होता है। जो बिल्कुल सीधा दर्पण होता है उस पे एक तरफ कलई किया हुआ होता है, जिसे हम समतल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार का जिधर कलई किया हुआ रहता है उधर नहीं, ठीक उसके अपोजिट में फेस देखा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु के बराबर साइज का होता है। आगे भी हम बताएंगे कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, समतल दर्पण का प्रयोग सबसे पहले सैलून में किया जाता है, आप देखे होंगे। दूसरा आपका ड्रेसिंग टेबल में किया जाता है, ड्रेसिंग टेबल में किया जाता है। फिर आप देखे होंगे पेरिस्कोप में किया जाता है। फिर आप देख पाएंगे सोलर कुकर में किया जाता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि सैलून में इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि जब आप सैलून में देखे होंगे कि दो समतल दर्पण को इस प्रकार रखा जाता है, दोनों तरफ समतल दर्पण रखने के पीछे एक रीजन होता है कि क्यों वो लोग समतल दर्पण एक दूसरे के ठीक पैरेलल रखता है। तो आइए सबसे पहले हम ये बता दें कि समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है और आगे हम बताएंगे कि सैलून में इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले ये जाने कि समतल दर्पण के द्वारा हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। काल्पनिक, सीधा एवं बराबर आकृति का बनता है। अब हम ये जानेंगे कि समतल दर्पण को कैसे सैलून में प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि अभी हम बता रहे हैं कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने हेतु 360/थीटा रखा जाता है। अर्थात आप समझ पा रहे हैं कि दो समतल दर्पणों के बीच कितनी डिग्री की कोण बनती है, उस पर समतल दर्पण की प्रतिबिंबों की संख्या निर्भर होती है। अगर दो समतल दर्पणों के बीच 30 डिग्री कोण बनाते हुए अगर एक दूसरे को रखा जाता है तो प्रतिबिंब की संख्या 360/30 12 या 36। मतलब आप कह सकते हैं कि दो समतल दर्पण को अगर 30 डिग्री पर रखा जाए तो उसके बीच बने हुए प्रतिबिंब की संख्या 11 होती है। लेकिन इसमें एक बात हम लोगों को ध्यान रखना होता है कि यदि सम संख्या आता है, सम संख्या में 1 माइनस कर दिया जाता है और
दशमलव में आने पर दशमलव को हटा दिया जाता, दशमलव में आने पर दशमलव के बाद वाले अंक को हटा दिया जाता है, जैसे 3.14 तो इसको हटा दिया जाता है। आइए हम आपको एक एग्जांपल के द्वारा दिखाएंगे कि प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। अब आइए एक क्वेश्चन हम दिखाते हैं कि दो समतल दर्पणों को 40 डिग्री कोण बनाते हुए रखा जाता है, तब हमें निकालना होगा कि इसके बीच रखी हुई वस्तु की प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। अर्थात आप समझ पा रहे होंगे कि जब दो समतल दर्पण को हम इस प्रकार रखते हैं तो इसके बीच में रखी हुई प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, मतलब इस वस्तु की कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो आइए हम पहले ज्ञात करेंगे कि ये दोनों दर्पणों के बीच 40 डिग्री मतलब 40 डिग्री रखा गया है। तो हम आइए इस फॉर्मूले के आधार पर निकालेंगे कि 360 बटे थीटा मतलब 360 बटे 40 डिग्री, 0 0 कैंसिल, ये 9। अगर विषम संख्या आती है तो प्रतिबिंब की संख्या जस्ट वही हो जाएगी। यदि सम संख्या अगर मान लिया जाए सम संख्या आती है तो उसमें एक माइनस कर दिया जाएगा, और यदि दशमलव में आती है तो हम आपको दिखाते हैं कि यदि दूसरे एग्जांपल लेकर हम दिखाते हैं जिसमें दशमलव आएगा। तो इस बार दो समतल दर्पणों के बीच 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री अब हम इसमें दशमलव का आपको लाकर दिखाएंगे कि यदि 360 बटे 50 7 × 35 इतना आएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की संख्या 7 होगी। मतलब ये दशमलव वाले अंक को काउंट नहीं करना है, उसको दशमलव वाले अंक को हटा देना होता है। अर्थात आप समझ पा रहे होंगे कि यदि सम संख्या आएगा तो उसमें एक माइनस कर देंगे, जैसे यहाँ 12 आया था तो प्रतिबिंब की संख्या यहाँ 11 हो जाएगा। यदि दशमलव के बाद कोई अंक आती है तो दशमलव को हटा दिया जाएगा और केवल फर्स्ट वाला नंबर लिया जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि अगर 50 डिग्री कोण पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की संख्या आपका 7 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपका ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। आप हड़बड़ाए नहीं, हम आपको बारी बारी से सब नोट करवाएंगे। दूसरा, आप ड्रेसिंग टेबल देख चुके होंगे कि ड्रेसिंग टेबल का लोग कैसे घर में प्रयोग करता है। पेरिस्कोप आप लोग शायद नहीं समझ पा रहे होंगे या शायद आप लोग नहीं देखे होंगे। तो पेरिस्कोप का आकृति कुछ इस प्रकार का होता है। इस प्रकार से होता है। यहाँ मानव नेत्र रखा जाता है और यहाँ पर इस कॉर्नर पर दर्पण लगा हुआ रहता है और यहाँ से किसी वस्तु को देखा जाता है। अर्थात इसका प्रयोग ज्यादातर गड्ढे में रहकर ऊंचाई वाले चीजों को देखा जाता है। इसका प्रयोग ज्यादातर बॉर्डरों में किया जाता है। गर्तवास आप लोग शायद सुने होंगे, गर्तवास मतलब गड्ढा खोद कर जो घर बनाया जाता है, वहां पर सैनिक लोग नीचे छुपे हुए ऊपर की सारे दृश्य को वह देखता है। अगला आप देखे होंगे पेरिस्कोप तो आप देख ही चुके हैं। अब आगे आप बात करेंगे सोलर कुकर। तो ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगता है कि सोलर कुकर का प्रयोग, सोलर कुकर में समतल दर्पण का प्रयोग कैसे किया जाता होगा। तो आइए हम दिखाएंगे कि कैसे इसका प्रयोग होता है। सोलर कुकर की बनावट कुछ इस प्रकार की होती है। थोड़ा सा हम यहाँ जगह ले लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि इस प्रकार की ये होता है। इसके अंदर प्लेट रख कर मर मसाला डालकर खिचड़ी बनाने के लिए, ये जो भी बनाने के लिए यहाँ रखकर ऊपर से स्लाइड लगा दी जाती है कांच का, जो समतल दर्पण का होता है। और ये जो सतह दिख रहा है ये भी एक प्रकार का समतल दर्पण ही होता है, जो प्रकाश को यहाँ आता है और वह रिफ्लेक्ट करता है इस पर, जिसके कारण ये भोजन पक जाता है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बातें हैं कि ये सोलर कुकर कोई खास नहीं होता है। क्योंकि ये
बंद होता है और इसके अंदर हम तलने भूजने आदि का काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये सोलर कुकर उतना ज़्यादा उपयोगी नहीं है। अर्थात जब भी आपसे पूछा जाएगा कि क्या समतल दर्पण का प्रयोग समतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, इसमें सोलर कुकर में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम बात करेंगे समतल दर्पण, तो ऑलरेडी हम बात कर ही चुके हैं। अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण का। तो आप मेरे साथ बने रहें, हम आपको दिखाएंगे गोलीय दर्पण क्या है। यहाँ होता क्या है कि बच्चा दर्पण ही नहीं समझता है और उसका प्रयोग जानने के लिए चल देता है। उसकी आकृति प्रकृति जानने के लिए लोग उत्सुक हो जाता है। इसलिए आज हम आपको गोलीय दर्पण हम आपको 0 लेवल से बताएंगे कि गोलीय दर्पण क्या है। तो सबसे पहले ये जाने कि दर्पण 2 प्रकार का होता था, समतल और गोलीय। अब हम बात करने वाले हैं ओनली फॉर गोलीय दर्पण को, जिसे सिंपल से हम एक गोला लेकर आपको दिखाते हैं। इस प्रकार का ये गोला ले गया, अर्थात आपका जानते होंगे कि इसके बीच में सेंटर सी होता है। अब यही गोले को काट दिया जाए, यही गोले को यदि काट दिया जाए तो आप देख पा रहे होंगे कि 2 दर्पण बन गया है। अब इसमें होता क्या है कि एक बाहर से कलाई कर दिया जाता है और एक में अंदर से कलाई कर दिया जाता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम आपको दिखाएंगे कि ये गोलीय दर्पण का प्रयोग कैसे होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये गोले को जब काटा गया तो ये दो रूपों में बदल गया है। इसी को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण, और इसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब बहुत से लोगों में ये कंफ्यूज होता है कि कौन तल है कौन अवतल है, लोग समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए हम आपको एक ट्रिक दिखाते हैं, एक बात समझने के लिए एक ट्रिक देते हैं कि आप इसको हमेशा के लिए कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमको फेस कहाँ देखना है। अगर कोई दर्पण है तो उस दर्पण में हमको फेस किधर दिखना है, कलाई जो किया गया है उसको नहीं देखना है, फेस कहाँ देखना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये उठा हुआ भाग है, जिधर हमको फेस देखना है ये क्या है, उठा हुआ भाग है। अर्थात जब आप चेहरा अपना देखेंगे उठल की तरफ, इसलिए इसको हम उठल दर्पण कहेंगे। अब क्या है, जब आप जान ही चुके हैं कि ये उठल दर्पण, आप इसको अपनी भाषा में शुद्ध कर लेंगे कि ये एक प्रकार का उत्तल दर्पण है। जब आप एक दर्पण की पहचान कर लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक पहचान हो जाएगा कि अगर ये उत्तल है तो ये अवतल दर्पण है। आइए हम एक रिकॉल फिर से बताएंगे कि कैसे इस दर्पण को हम हमेशा के लिए याद रखें। तो आपको केवल कुछ नहीं करना है, आपको केवल यही देखना है कि आपको फेस किस तरफ देखना है। जिस तरफ आप फेस देख रहे हैं, क्या वो तरफ उठा हुआ है या गड्ढा बना हुआ है। तो आप देख पाएंगे कि अगर उठा हुआ है, जिधर आप चेहरा देख रहे हैं उधर अगर उठा हुआ है तो आप क्या कह सकते हैं, ये उत्तल दर्पण, मतलब उठल दर्पण। थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, थोड़ा सा उठल दर्पण आप अपनी इसे भाषा में शुद्ध कर लेंगे, उत्तल दर्पण। और ये दूसरा आपका अवतल दर्पण। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि ये उत्तल दर्पण क्या है और अवतल दर्पण क्या है, इसका कैसे पहचान करेंगे, ये तो समझ ही गए होंगे। अब आइए मुख्य रूप से हम एक दर्पण बना के दिखाते हैं जिसमें आपको पहचान करना होगा कि चलिए अब आइए 1 मिनट के लिए मेरे साथ बताइए कि कौन उत्तल दर्पण है और कौन अवतल दर्पण है। ये कौन दर्पण है आपको बताना होगा, और ये कौन दर्पण है ये अभी आपको बताना होगा।
तो आप देख के बताइए कि कौन उत्तल दर्पण है, कौन अवतल दर्पण है। एक में पहले आपको 1 2 अब बताना होगा कि 1 नंबर में कौन दर्पण है, 2 नंबर में कौन दर्पण है। आप कमेंट में बताएंगे कि ए में कौन दर्पण दिखाया गया है, बी में कौन दर्पण दिखाया गया है। चलिए आप लोग का कमेंट का वेट हम कर रहे हैं, दिखाइए कि किसका कौन दर्पण आ रहा है। चलिए अब मेरे ख्याल से अब कमेंट पर कोई उतना खास ध्यान न दें, अब आगे मेरे साथ बने रहें। हम अब आपको दिखाएंगे कि किसी भी दर्पण का पोल क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ये सब चीजें आज हम आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए हम थोड़ा सा एक उपयोग जान लें, उपयोग हम आगे बात करेंगे। पहले ये जाने कि ये कौन सा दर्पण बनाया गया है, कोई बता सकते हैं? चलिए ये एक अवतल दर्पण है। ये एक अवतल दर्पण है। अब हमको मुख्य रूप से ये जानना है कि ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। अब आप लोग देखे होंगे, यहाँ एक हम फिगर से दिखाना चाह रहे होंगे कि ये आपका सेंटर सी है। दर्पण के बीचों बीच में आपका पी होता है। अब आप बताइए कि सी इधर होगा या इधर होगा, 1 नंबर तरफ होगा या, तो आप हमको जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए कि सी 1 नंबर तरफ होगा या 2 नंबर तरफ होगा। ये एक अवतल दर्पण है, ये भी ध्यान रखना है। ये ध्यान रखते हुए आपको बताना होगा कि सी किधर होगा, 1 नंबर तरफ या 2 नंबर तरफ। होता देखिए होता क्या है कि बच्चा वक्रता केंद्र ही नहीं समझ पाता है, पोल ही नहीं समझ पाता है, इधर होगा या उधर होगा ये भी नहीं समझ पाता है और दर्पण पढ़ने चल देता है। तो कैसे समझ पाएगा? तो आइए हम आपको एकदम 0 लेवल से आज बताएंगे या कि पी तो ऑलरेडी फिक्स हो ही चुका है, अब सी किधर होगा। तो चलिए कुछ लोगों का मानना है 2 नंबर तरफ। तो आइए हम आपको इस फिगर के माध्यम से दिखाते हैं कि ये एक गोला है और इस गोला को काट दिया जाए तो क्या किसी भी कीमत में सेंटर इधर हो सकता है? सेंटर जब भी होगा तो अंदर के भाग में होगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। कोई भी दर्पण आप ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए या ऐसे ले लीजिए, तो अगर ऐसे भी लेंगे तो ये कौन दर्पण बन जाएगा आपका? अभी आपको याद आ रहा होगा, ये उत्तल दर्पण उठा हुआ दिख रहा है, इसलिए उत्तल दर्पण। तो जब भी सी आएगा तो अंदर की तरफ ही आएगा। अगर ये भी लेंगे तो इसका भी सी आपका अंदर की तरफ ही आएगा। अर्थात आप समझ गए होंगे क्योंकि इस भाग को अगर हम ऐसे करके गोलाकार कर दें तो सी इधर आ रहा है। क्या कभी इधर से सी आ सकता है? क्या कभी से ये गोलाकार इधर बन सकता है? नहीं। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि सी किधर आएगा। अब आप समझ गए होंगे कि सी यहां रहेगा। अब ये चीज तो आप जानते ही होंगे कि सी यहां होगा और ये ऐसे आता है और ये ऐसे आता है, अर्थात ये जिस बिंदु पर काटती है उसको मुख्य फोकस करते हैं। अब आइए हम जाने कि इसको पोल कहा जाता है। दर्पण के बीचों बीच वाला भाग जो दिख रहा है जिसे पोल, हिंदी में ध्रुव कहा जाता है, और ध्रुव और सी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या आर कहा जाता है, और ध्रुव और एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। तो आप मेरे ख्याल से देख पा रहे होंगे। अब आइए हम आपको बताएंगे कि कौन वस्तु को कहाँ रखें और कैसा प्रतिबिंब बनेगा। इसके लिए थोड़ा सा हमको बोर्ड को साफ करना होगा, तब आप समझ पाएंगे कि कौन प्रतिबिंब, किसी वस्तु को कहाँ रखेंगे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो पहले ये जान लीजिए कि कोई भी खास करके अवतल दर्पण में वस्तु की 6 प्रकृति होती है। पहला अनंत,
पहला अनंत, दूसरा अनंत और सी के बीच, तीसरा सी, चौथा आपका पहला अनंत, दूसरा अनंत और सी के बीच, तीसरा सी पर, चौथा इस सी और एफ के बीच, पांचवा एफ पर और छठा एफ और पी के बीच। मतलब खास करके अवतल दर्पण में वस्तु को यही 6 जगह रखा जा सकता है और यही 6 जगह से हम जानेंगे कि कब कहाँ रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। हम लोग बहुत बार इसको याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चीज़ें याद करने की नहीं है। जो आप याद करेंगे 1 से 2 दिन में भूल जाएंगे, जबकि आप इस कॉन्सेप्ट को केवल समझ लीजिए तो आप पूरे लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे, केवल इसका 1-2 बार रिवाइज कर लें। तो आइए हम आपको दिखाएंगे कि इसका क्षय प्रकृति कैसे बनता है। तो ये मुख्य रूप से अवतल दर्पण के लिए ही लागू है, अवतल दर्पण पे ही ये लागू होता है। सबसे पहले ये जाने मेरे ख्याल से आज के बाद कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कर सकता है कि दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये ये आपकी सारी समस्या सॉर्ट आउट होने वाली है। ये P हो गया, ये C हो गया, ये C, ये P, ये C, ये P। चलिए एक और ले लेते हैं, ये C और ये P। तो चलिए सबसे पहले हम बताएंगे कि ये ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आती है और ये F से गुजरती है। यहाँ आपका F देखिए ये फोकस क्या है, तो अर्थात आप कह सकते हैं आपतित किरण या परावर्तित किरण जब मुख्य अक्ष को काटता है तो उस बिंदु को ही हम लोग फोकस करते हैं। और P के बीच एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी दूरी जब मापी जाएगी तो ये दर्पण के पोल से मापी जाती है। फोकस दूरी मापना हो तो पोल से ही मापा जाएगा, अगर वक्रता त्रिज्या नापना है तो पोल से ही नापा जाएगा। अब आइए अब हम आपको बताना चाहेंगे कि ये आपतित किरण है जो अनंत से आ रही है, ये भी एक आपतित किरण है जो F से आ रही है, ये आपतित किरण है जो C से आ रही है। और ये तो मुख्य रूप से आप इसको थोड़ा सा विशेष रूप से मेरे ध्यान रखें। वैसे हम आपको ध्यान रखने के लिए एक कविता के माध्यम से बताएंगे कि कब वस्तु कहाँ आती है। तो जैसा आप फिगर में देख पा रहे हैं कि ये अवतल दर्पण में आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है और वह फोकस से गुजरती है। जब वो आपतित किरण फोकस से आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। जब यह C से आती है तो C से गुजरती है। और ये P से आती है, P से ही जाती है, लेकिन आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाती है। मतलब कोण I कोण R दोनों बराबर होती है। तो आइए हम कविता के माध्यम से बताएंगे विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए कि आप इसको कैसे ध्यान रख पाएंगे। तो चलिए आप मेरे साथ साथ बोलिए कि सीधा आएंगे, F से जाएंगे, F से आएंगे, सीधे हो जाएंगे। आइए मेरे साथ ध्यान से साथ साथ बोलिए कि सीधा आएंगे, F से जाएंगे, F से आएंगे, सीधा हो जाएंगे, C से आएंगे, C से ही जाएंगे। आप यहां देख पा रहे हो कि C से आएंगे, C से ही जाएंगे, P से आएंगे, P से ही जाएंगे
आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाएंगे। आइए फिर से मेरे साथ ध्यान दीजिए, आपको हम बताना चाहेंगे कि कैसे आप इसको समझ पाएंगे। चलिए तो कविता मेरे साथ साथ बोलिए कि सीधा आएंगे, एफ से जाएंगे, एफ से आएंगे, सीधे हो जाएंगे, सी से आएंगे, सी से ही जाएंगे, पी से आएंगे, पी से ही जाएंगे, आतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाएंगे। अब तो आप मेरे साथ शायद समझ रहे होंगे कि कैसे इस कविता को आप ध्यान रख पाएंगे। चलिए तो फिर से हम एक बार रिकॉल कर देते हैं कि इसको कैसे याद रखेंगे। अगर ये आपको याद हो जाती है तो फिर अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु को कहीं भी रख दीजिए, उसकी प्रकृति आपकी ओठ पे रहेगी। बिना कैलकुलेशन के ही आप जवाब दे पाएंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ से आ रहा है, वह कहाँ से गुजर रहा है, या वस्तु की आकृति कैसा बनेगा, प्रकृति उसका कैसा होगा, काल्पनिक होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, जो भी, ये सारी चीजें आप मेरे साथ 2 मिनट में सीख जाएंगे। इसलिए हम आशा कर रहे हैं कि आप मेरे साथ बने रहें, ध्यान दें, तो आप 2 मिनट में ये सारी चीजों को सीख जाएंगे। सबसे एक बार फिर से हम आपको रिकॉल करते हैं कि इसको हम विशेष रूप से कैसे ध्यान रखेंगे। ये पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी और ये चौथी, ये 4 स्थिति में हम आपको दिखा पाएंगे कि दर्पण में कभी भी चिन्ह परिपाटी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तुरंत का तुरंत आप जवाब दे पाएंगे। चलिए तो एक बार रिकॉल करते हैं, फिर से मेरे साथ साथ बोले कि सीधे आएंगे, एफ से जाएंगे, एफ से आएंगे, सीधे हो जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सीधे आएंगे, एफ से जाएंगे, एफ से आएंगे, सीधे हो जाएंगे, सी से आएंगे, सी से ही जाएंगे, पी से आएंगे, पी से ही जाएंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो जाएंगे। चलिए अब आप मेरे साथ समझ पा रहे होंगे। अगर ये आपको याद रहा होगा तो एक और हम फिगर बना के दिखाना चाहेंगे जिससे आप एकदम 100% समझ पाएंगे कि ये क्या है। अब जैसा कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक फिर से दर्पण बनाया गया है। इसमें हम आपको सिखाएंगे कि ये सी, ये एफ, ये पी और ये अनंत। आप देख पा रहे होंगे बराबर, छोटा, बड़ा, सॉरी हम पी नहीं, एफ होगा। काल्पनिक और सीधा, सॉरी इधर आपका वास्तविक और उल्टा बनेगा। और इधर आप देख पा रहे होंगे कि काल्पनिक और सीधा बनेगा। चलिए हम आपको इस फिगर के माध्यम से बताएंगे। आराम से आप देखिए कि ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये वक्ता केंद्र हो गया और ये फोकस हो गया। तो अब कहा गया कि पहले हम ये जाने कि वस्तु की आकार कैसा होगा, वस्तु को कब हम कहाँ रखेंगे तो उसका आकार कैसा होगा। तो बताया गया कि यदि वस्तु को या तो अनंत पर रखा जाए या अनंत और सी के बीच, यहां से इधर कोई भी अनंत से अनंत पर रखा जाए या अनंत या सी के बीच। जब भी हम आपको बता रहे थे कि 2 स्थिति में पहले हर वस्तु की अवतल दर्पण में वस्तु की प्रकृति के लिए 6
स्थान होते हैं, कहाँ कहाँ रखा जाएगा। तो एक अनंत हो गया, दूसरा अनंत और सी के बीच, तीसरा आपका सी हो गया, चौथा आपका सी और एफ के बीच, चौथा पांचवा आपका एफ हो गया, और छठा आपका एफ और पी के बीच। तब आइए, अगर यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो वह कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। अगर अनंत या सी के बीच रखा जाए तो वह कैसा बनेगा, वह वस्तु से छोटा बनेगा। अब आइए सी, यदि किसी वस्तु को सी पर रखिए तो वह वस्तु के आकार का ही बनेगा। जब भी किसी वस्तु को सी पर वक्ता केंद्र पर रखा जाएगा तो क्या होगा कि वह वस्तु के आकार का ही बनेगा। जब सी के बाद इधर कहीं भी, सी के बाद इधर कहीं भी वस्तु को रख दीजिए तो उसका आकार वस्तु से बड़ा बनेगा। अर्थात सी या एफ के बीच भी रखेंगे तो बड़ा बनेगा, एफ पर भी रखेंगे तो बड़ा बनेगा, और एफ या पी के बीच भी रखेंगे तो बड़ा बनेंगे। अब मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा कि बड़ा कहाँ होगा, छोटा कहाँ होगा, बराबर कहाँ होगा। तो चलिए, छोटा आपका 2 बार, छोटा आपका 2 बार, बड़ा आपका 3 बार, बराबर 1 बार, 5-6 बार हो गया। जैसे 1 बार यहाँ छोटा, यहाँ भी रखा गया तो छोटा, 2 बार छोटा बनेगा, 3 बार बड़ा बनेगा। सी एफ के बीच बड़ा, एफ पर बड़ा, और एफ पी के बीच बड़ा। अब कहाँ पर, अब देखना होगा कि यह कहाँ का वस्तु कैसे और कैसे बनेगा, सॉरी उसकी प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ सबसे पहले आइए वास्तविक, एफ दिखाई दे रहा होगा, एफ से इधर जितना भी है सब वस्तु की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होता है। मतलब वस्तु अगर अनंत पर भी रखिएगा तो वास्तविक उल्टा बनेगा, अनंत सी के बीच रखिएगा तो वास्तविक उल्टा बनेगा, सी पर भी रखिएगा तो वास्तविक उल्टा बनेगा, सी एफ पर भी रखिएगा तो वास्तविक उल्टा बनेगा। अब वस्तु एफ पर भी रहेगा तो वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। आइए इसको हम एक चीज से दिखाएंगे। ये क्या है, एफ फॉर फ्राइडे। अब आपको शायद कुछ कुछ याद आ रहा होगा, एफ फॉर फ्राइडे। आपको क्या करना है, इसके लिए भी एक लॉजिक है कि कहाँ वास्तविक कहाँ उल्टा। तो सिंपल सी बात, आप क्या करेंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस प्रकार आप नहीं तो फिर आप ऐसे कीजिए, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, मतलब फ्राइडे तक खिचड़ी चोखा, सॉरी इसको दाल भात कर दीजिए, मजा आ जाएगा। दाल भात चोखा, मतलब यहां से देख लीजिए कि आपको केवल यही याद रखना कि फ्राइडे तक की दाल भात चोखा, दाल भात चोखा का मतलब वास्तविक और उल्टा, और एक दिन दाल भात चोखा और एक दिन खिचड़ी चोखा। खिचड़ी चोखा मतलब काल्पनिक और सीधा। तो आइए इसको आप कैसे याद रखेंगे, आइए हम दिखा रहे हैं कि एफ से इधर जितना भी आप देख पा रहे होंगे, एफ से लेकर इस तरफ जितना भी देख पा रहे होंगे, एफ पर भी रहेगा तो वह वस्तु की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। एफ और सी के बीच भी रहेगा तो वह वास्तविक उल्टा होगा। सी पर भी रहेगा तो वास्तविक उल्टा ही होगा। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे। अब आइए हम बात करेंगे, लेकिन एक चीज हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ क्या करना है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब दिन आपको दाल भात चोखा खाना, फ्राइडे को एक दिन खिचड़ी खाना होगा। और शायद आप देखे होंगे खिचड़ी कहाँ खाना है, तो पीछे बैठकर, मतलब खिचड़ी कहाँ खाना है हमको, तो पीछे बैठकर, मतलब इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। अब मेरे ख्याल से शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे कि ये अवतल दर्पण में किस प्रकार वस्तु को कहाँ रखी जाती है और उसकी प्रतिबिंब कैसे बनती है, शायद आप समझ रहे हैं। इसलिए चलिए फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं इसे, क्योंकि दर्पण का मुख्य चीज यही है। यदि आप ये नहीं समझते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप कुछ याद भी नहीं रख सकते हैं। इसलिए आप क्या करें कि इसे ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करें, समझें, और किसी भी क्वेश्चन पर थोड़ा सा दिमाग पर जोर दें, उसको सोचने की कोशिश करें। तो आइए फिर से एक रिकॉल कर देते हैं। शायद आपको ये याद होगा कि सीधा आएंगे, एफ से जाएंगे, एफ से आएंगे, सीधा हो जाएंगे, सी से आएंगे, सी से ही जाएंगे, और पी
से आएंगे पी से ही जाएंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाएंगे। चलिए ये तो कंप्लीट। दूसरा आपका हो गया कि इससे तो पता चल रहा है कि वस्तु कहाँ रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यदि कोई किरण मुख के समांतर चल रही है तो वह मुख्य फोकस से गुजरेगी, है ना। और दूसरा आप देख पा रहे होंगे कि अगर फोकस से आ रही है तो ये इस प्रकार गुजरेगी। अगर वह सी से आएगा तो सी से ही जाएगा, वह कहीं रास्ता नहीं बदलने वाला, वो जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से सीधे चला जाएगा। आप देख रहे होंगे पी से आएगा पी से ही जाएगा। अर्थात ऊपर वाले बात का रिकॉल हो चुका है। अब आइए थोड़ा सा एक बार रिकॉल इसको करें कि हर किसी भी वस्तु की 6 स्थिति होती है, 6 जगह में कहीं भी वस्तु को रखा जाता है। तो पहला किसी वस्तु को या तो अनंत पर रखा जा सकता है या अनंत और सी का बीच रखा जा सकता है। दूसरा आपको या तो तीसरा सी पर रखा जा सकता है, चौथा सी और एफ के बीच रखा जा सकता है, पांचवा एफ पर रखा जा सकता है और छठा एफ और पी के बीच रखा जा सकता है। अब एफ तक के जितनी भी वस्तु अनंत से लेकर एफ तक, आप देख पा रहे होंगे कि अनंत से लेकर एफ तक जितनी भी वस्तु रखा जाता है उसको दाल भात चोखा मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और जब कोई किसी भी वस्तु को एफ से पी के बीच रखा जाएगा तो वह उसका प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा बनेगा। मतलब सब दिन दाल भात चोखा और एक दिन खिचड़ी चोखा। फ्राइडे देखिए क्या है, फ्राइडे के बाद सैटरडे का मतलब खिचड़ी चोखा। चलिए खिचड़ी चोखा कहाँ खाएंगे, पीछे बैठकर, यहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो पा रही है। अब आइए हम इस दर्पण का थोड़ा सा प्रयोग बता देते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे कि अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले ये जानिए हजामत बनाने में, क्यों हजामत बनाने में क्यों किया जाएगा, क्योंकि अगर उसको सी से अंदर कहीं भी रखा जाएगा तो उसका वह वस्तु से बड़ा बनाएगा। अर्थात छोटी छोटी बालें हमको बड़ी बड़ी दिखेगी और उसे हम आसानी से काट पाएंगे। अगर उसी को अनंत पर रख दिया जाए तो बड़ी चीज भी छोटी दिखेगी और हम लोगों का दाढ़ी छूट भी जाएगा। इसलिए हमेशा हजामत बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आप जानते होंगे गाड़ी का हेडलाइट, गाड़ी का हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा आपका ईएनटी डॉक्टर्स, ईएनटी मतलब आप समझ रहे होंगे ईयर नोज थ्रोट, मतलब आंख कान नाक और गला के डॉक्टर जितने भी होते हैं, जैसे डेंटिस्ट जितने भी होते हैं, ये सभी हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अवतल दर्पण का काम है कि लाइट को एक जगह लाना और फैलती हुई लाइट को वह क्या करता है कि एक बिंदु पर ले जाकर मिला देती है और किसी भी वस्तु को हम अच्छी तरीके से देख पाते हैं। अर्थात इस प्रकार उसकी किरणें होती है ईएनटी। और आप एक दूसरा देख रहे होंगे सोलर कुकर, अभी हम पीछे आपको दिखा रहे थे कि समतल दर्पण में भी सोलर कुकर का प्रयोग किया सोलर कुकर का प्रयोग समतल दर्पण का भी किया जा रहा था और अवतल दर्पण का भी किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि वह उतना ज्यादा उपयोगी नहीं है, इसलिए इस सोलर कुकर की बनावट इस प्रकार की होती है। आइए हम आपको दिखा देते हैं। एक
सोलर कुकर बनाकर यहाँ पर एक इस प्रकार का अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। इस प्रकार का स्टैंड बना हुआ, ये एक दर्पण है जिस पर ये आता है किरण और ये रिफ्लेक्ट इस प्रकार करता है। और यहाँ एक सोलर कुकर इस प्रकार बना हुआ रहता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ इस सोलर कुकर पर यहाँ कढ़ाई भी चढ़ाया जा सकता है, अर्थात तलने भूनने या फ्राई करने के काम भी इस दर्पण का इस सोलर कुकर का प्रयोग में किया जा सकता है। अर्थात कर सकते हैं कि सोलर कुकर के लिए उत्तम रूप से अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है, मतलब ज़्यादातर अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि इसमें खुला हुआ रहता है, इसमें आप तलने भूनने और भी प्रकार के काम में कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको इस दर्पण में अवतल दर्पण में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे अवतल दर्पण क्या है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है। कोई खास उत्तल दर्पण नहीं है, ये वो बिल्कुल छोटा होता है। अगर चाहें तो हम इस वीडियो में भी बात कर सकते थे कि ये अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। उत्तर में तो कोई एक मात्र दो स्थितियां होती है। आइए हम आपका थोड़ा सा बात कर लें कि अवतल दर्पण में कौन कौन दो स्थिति होती है। तो अवतल दर्पण में आप कह सकते हैं कि दो जगह रखा जा सकता है, या तो अनंत किसी वस्तु को अनंत पर रखा जा सकता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। हम आइए आपको दिखाते हैं, यहीं पर आपको दिखा देते हैं। उत्तल दर्पण कोई खास नहीं है। ये उत्तल दर्पण आप लिखेंगे तो यहाँ इसकी दो स्थितियां होती है, अनंत पर और दूसरा अनंत एवं P के बीच, अनंत एवं P के बीच। आप एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि उत्तल दर्पण में काल्पनिक, सीधा एवं छोटा, काल्पनिक, सीधा एवं इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, अगर ये अनंत पर रखेगा तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और यदि अनंत और C के बीच रखेगा तो इसका P और F के बीच इसका प्रतिबिंब बनेगा। मात्र दो स्थिति होती है। अगर किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब F पर बनेगा, यदि अनंत और P के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब P और F के बीच बनेगा, जो हमेशा काल्पनिक, सीधा एवं छोटा बनेगा। मतलब सिंपल सी बात, आप एक ही चीज याद रख सकते हैं कि अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें आपका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जबकि सभी दर्पण में काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बनता है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम इसका एक उपयोग अवतल दर्पण का उत्तल दर्पण का उपयोग बता देते हैं, इसका कौन कौन सा उपयोग होता है। तो सबसे पहले आप ये जाने कि इसका प्रयोग साइड मिरर में किया जाता है। साइड मिरर आप देख रहे होंगे, गाड़ी के जो ड्राइवर के बगल में जो मिरर होती है, साइड मिरर में इसका प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा आपका इसका प्रयोग आप कह सकते हैं कि इसका प्रयोग सड़क के किनारे जितने भी लाइट लगे हुए होते हैं उस लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है। सड़क के किनारे वाले लाइट में किया जाता है। इसका प्रयोग शोरूम में किया जाता है, जिसके माध्यम से उस पर निगरानी रखा जाएगा। अब हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे प्रकाश का परावर्तन
शायद सॉरी आप मेरे पिछले वीडियो में देख चुके होंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उस परावर्तन के नियम क्या क्या होती है। तो चलिए, आप मेरे पीछे, अगर आप लोग मेरे प्रकाश के परावर्तन वाला वीडियो नहीं देख पाए होंगे तो आशा करते हैं कि आप मेरे वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से इसे रिकॉल करें, फिर से अपने मन से इसे बनाकर लिखना शुरू करें। गुड, धन्यवाद।